हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जानवरों और पौधों का संरक्षण। इसके सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जेएनवी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आप सब कर पाओ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिफॉरेस्टेशन मीन्स, मतलब वनों की कटाई का क्या अर्थ है बच्चों? प्लांटिंग मोर ट्रीज, डिजाइनिंग अ फॉरेस्ट, डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, क्लियरिंग अ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस। अधिक पेड़ लगाना, जंगलों को डिजाइन करना, जंगल की मांग करना, वनों की कटाई और उस भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। क्या है? वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों को वहां से हटा रहे हैं। आप सबने बच्चों क्या देखा है? फॉरेस्ट देखा है ना, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? उनको काट दिया। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। अब अदर पर्पसेस बच्चों कौन कौन से हैं? मतलब अन्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो इनके लिए उस लैंड को यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इल इफेक्ट्स क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के, मतलब वनों की कटाई का बुरा प्रभाव क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। इंक्रीज CO2 लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब भी हमने फॉरेस्ट को कट करा, आपको पता है फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? ट्रीज प्रेजेंट है, मतलब पेड़ पौधे प्रेजेंट है। क्या देते हैं पेड़ पौधे हमें? ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है ना। तो अब देखो तापमान बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर पेड़ हटा दोगे, कभी भी आप रोड से ट्रैवल कर रहे होते हो जहां पर पेड़ ही पेड़ होते हैं, ठीक है, देखा होगा, ठंडी हवा आती है। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम होता है। ट्रीज की वजह से सबसे पहले टेम्परेचर कम होता है। डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा? कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा। दूसरी चीज है पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं और वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं ना। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा उपरोक्त के सभी, ऑल ऑफ द अबव। फिर से बता रही हूं, सारे ऑप्शंस को पढ़ना नेसेसरी है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि सारे ही ऑप्शन सही हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Increased level of carbon dioxide in the atmosphere traps heat rays and reflected by the earth, causing an increase in the temperature of the earth. This is, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पृथ्वी द्वारा परिवर्तित होने वाली ऊष्मा ऊष्म किरणों को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है। अब इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरे प्रोसेस को बोल क्या रहे हैं हम? लोकल वार्मिंग, हाउस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कंट्री वार्मिंग? लोकल, हाउस एंड ग्लोबल, या फिर कंट्री वार्मिंग? क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चों हमको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में जब हमारा किसका लेवल बढ़ जाता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, या फिर CO2 का, तो वो अल्टीमेटली जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का उसको बढ़ा देता है, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, अप्लायंसेस को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को। कौन कौन से? हमारा सबसे पहले फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर। दूसरा है हमारा AC, जिनसे हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, जो कि हीट रेज को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो जाती है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग, और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ वेयर लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड, पृथ्वी का वह हिस्सा, पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से हैं, पृथ्वी का वह भाग जो जीवन का समर्थन करता है और जहां जीवित प्राणी मौजूद हैं, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल, जीव मंडल, जीव विज्ञान, जैव विविधता, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, बायोलॉजी, या फिर बायोडाइवर्सिटी? तो बच्चों जितने भी हमारे पृथ्वी के भाग हैं उसको याद रखना, वो हमेशा स्फेयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब उनके एंड में क्या लगा हुआ होगा? स्फेयर लगा हुआ होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका भी क्या वो शेप है बच्चों? स्फेयर है वो, ठीक है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर वातावरण है, वायुमंडल है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है, जीव विज्ञान जो है वो बायोलॉजी है। तो हमारा सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा बायोस्फेयर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, उस पार्ट को बोलते हैं जीव मंडल, ठीक है।
बायोस्फीयर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, बहुत सारे वैरायटी ऑफ अर्थ ऑर्गेनिजम्स जो है पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता जो है उनमें आपसी संबंध पर्यावरण के साथ क्या कहलाता है? मतलब जो अर्थ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका जो इंटर रिलेशनशिप है किसके साथ, इन्वायरमेंट के संग, वो क्या, हम उसको क्या बोल रहे हैं? विविधता, जीव मंडल, जीव विज्ञान या फिर जैव विविधता? डाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, बायोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी? तो बच्चों डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं सबसे पहले, ठीक है? जो हमारी विविधता है ना, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट वेराइटी। इस चीज को समझ लेना ध्यान से। डिफरेंट टाइप के लोग प्रेजेंट हैं, डिफरेंट वेराइटी के पीपल प्रेजेंट हैं। हम सब जानते हैं आपके घरों में डिफरेंट वेराइटी के लोग प्रेजेंट होंगे जिनका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है? तो उसको क्या बोल रहे हैं? डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। अब ये डाइवर्सिटी जो है ना वो लिविंग के लिए भी हो सकती है और नॉन लिविंग के लिए भी, क्योंकि इसके आगे कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है, नहीं है ना। लिविंग डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। नॉन लिविंग लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। बायो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूछा गया है बच्चों जो ऑर्गेनिज्म है मतलब जो लिविंग है बेसिकली, ठीक है, मौजूद जीवों की विविधता के बारे में पूछा गया है। तो या क्या आंसर हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता कि उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के संग क्या बता रहा है? जैव विविधता को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, पौधों और जानवरों की वह प्रजाति जो विशेष रूप से किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मेरा नाम गौरी है और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं दिल्ली में ही मिलूंगी हमेशा, तो मैं कौन सी स्पीशीज कहलाऊंगी? ठीक है, ये पूछा गया है। स्थानिक प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, विदेशी, स्थानीय, विशिष्ट प्रजातियां, एंडेमिक स्पीशीज, एक्सोटिक, लोकल या फिर स्पेसिफिक स्पीशीज, मतलब किसी भी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? तो अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों कि वो होती हैं स्थानिक प्रजातियां जो केवल एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम उसको? एंडेमिक स्पीशीज बोल रहे हैं। पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली एक प्रजाति क्या बोलते हैं हम उसको? एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। Animals whose number are reducing to a level that they might face extinction, extend हुए नहीं है, फेस कर सकते हैं, मतलब उनका जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली बच्चों रिड्यूस होता चला जा रहा है। मतलब पहले 10 थे, फिर उसके बाद कितने रह गए? 5 रह गए, फिर उसके बाद कितने रह गए बच्चों? 3 रह गए, फिर हो सकता है 2 और एक टाइम के बाद विलुप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। जिन जानवरों की संख्या उस स्तर तक कम हो रही है कि वे विलुप्त होने का सामना कर सकते हैं, अभी विलुप्त नहीं हुए, कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग स्पीशीज, एक्सटेंशन स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, डेंजरस स्पीशीज, कम हो रही प्रजातियां, विलुप्त होने वाली प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां या फिर खतरनाक प्रजातियां। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कौन है वो? लुप्त प्राय प्रजातियां, मतलब एंडेंजर्ड, एक्सटेंट जो विलुप्त वाली हैं, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, एक्सटेंट स्पीशीज होती हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, मतलब जो अब नहीं मिलेंगी, ठीक है। एंडेंजर्ड वो है जिनका नंबर कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम होता चला जा रहा है और एक टाइम के बाद वो एक्सटेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो दो चीजों में डिफरेंस है। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, लुप्त प्राय प्रजातियां मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Dash is a source book which keeps the record of all endangered animals and plants. वह स्रोत पुस्तिका, कौन सी पुस्तिका है वो? जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों या फिर पौधों का रिकॉर्ड रखता है। देखो हर चीज के लिए रिकॉर्ड होता है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की बुक है, ठीक है, जहां पे हम रिकॉर्ड्स वाले फाइल को दर्ज करते हैं। जितने भी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज हो रही हैं वो सब गिनीज बुक में हो रही हैं, सबको मालूम है, ठीक है। पर जो एंडेंजर्ड हमारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो कहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं? जो एनिमल्स के भी हों और प्लांट्स के भी हों बच्चों, तो वो कौन सी बुक होती है बच्चों? रेड डेटा बुक। कौन सी बुक होती है? रेड, ना ही ब्लू, ना ही ग्रीन और ना ही ब्लैक, वो होता है रेड डेटा बुक। इसको आपको याद रखना है, रेड कलर से। खतरे की घंटी का क्या कलर होता है? लाल रंग होता है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज है मतलब वो माइट फेस एक्सटेंशन, एक टाइम के बाद एक्सटेंट हो जाएंगी, इसलिए उनको लाल खतरे वाली घंटी के लिए हमने कौन सा कलर दे दिया है? रेड कलर दे दिया है, ठीक है। रेड डेटा बुक आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज
That place becomes, प्रवासी पक्षी वर्ष के एक विशेष मौसम में दूर दराज के स्थानों पर उड़कर जाते हैं क्योंकि वह स्थान बन जाता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ प्लेस से, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए प्लेस पे कोई भी पक्षी रह रहा है, वो उड़ के किसी भी एक टाइम बाद किस पे जा रहा है, बी प्लेस पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ए वाली जो प्लेस है वो कैसी बन गई है, ये पूछा गया है। वेरी कोल्ड वेरी हॉट पीपल हंट बर्ड्स, बर्ड्स डोंट नो, बहुत ठंडा बहुत गर्म, लोग पक्षियों का शिकार करने लगते हैं या फिर पक्षियों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो रहा है बच्चों, आपने बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, उनको देखा होगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती हैं वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो हम क्यों जाती हैं वो, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो उनका नेटिव प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका होता है और उसमें कोल्ड कोल्ड हो रहा होता है। ठीक है, इस वजह से वो दूसरी अच्छी जगह पर चली जाती हैं जहां पर डिफरेंट टाइप का मौसम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, अब रिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। पुनर्वनीकरण का क्या अर्थ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, इसलिए इसको स्टार मार्क कर रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, प्लांटिंग ट्रीज, रीस्टॉकिंग द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, कटिंग ट्रीज, बर्निंग ट्रीज। पेड़ लगाना, नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगल का पुनः स्थापन, पेड़ काटना या फिर पेड़ जलाना। तो बच्चों बर्निंग ट्रीज तो नहीं होगा, ना ही कटिंग ट्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ काटना और पेड़ जलाना जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। पेड़ काटना तो वही हो गया हमारा वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। अब इन दोनों में से देखते हैं, पहला है प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ को लगाना। ठीक है, नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगल का पुनः स्थापन, रिफॉरेस्टेशन है। ध्यान से सुनो, पुनः कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को पुनः कब करते हो, जब एक बार हो चुकी होती है ना। तो पहले क्या हुआ, क्लियर हुआ फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के पेड़ लगाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, है ना। आप क्या करते हो, अपनी फाइल्स जो है वो अपने फोन में से डिलीट कर देते हो, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। उसके बाद वहां पर जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है रीस्टोर करने का, मतलब फिर से उनको गैलरी में वापस ला सकते हो। तो ये रिफॉरेस्टेशन या फिर पुनः वर्णीकरण वही है बच्चों, कि एक टाइम पर हमने कुछ चीजों को काट दिया था, डिलीट कर दिया था, अब हमें फिर से रिस्टोर करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा रीस्टॉकिंग द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, मतलब नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगल का पुनः स्थापन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, देखो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, जू क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। क्वेश्चन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। वह स्थान है जहां पर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नन ऑफ द ऑप्शंस। पौधों को संरक्षित किया जा रहा है, जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है, वन विभाग का कार्यकाल है वहां पर, या फिर कोई भी विकल्प नहीं है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करी जा रहा है। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे चैनल्स हैं, टीवी पे देखते होगे आप सब लोग। वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, वाइल्ड लाइफ में बेसिकली क्या होता है बच्चों, एनिमल्स होते हैं, है ना। हम सबको पता है कौन होते हैं बच्चों, जानवर होते हैं। इसलिए वाइल्ड लाइफ को बेसिकली किससे लिंक किया गया है, जानवरों के संरक्षण से। इसलिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये वह प्लेस है जहां पर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जानवरों को संरक्षित किया जाता है। ध्यान से, हम जो हमारा जो वर्ड है ना, हम उसी से ही अपने आंसर को याद कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च ऑन, आपको इसका डेट याद रखना है बच्चों, मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रही हूं, बिल्कुल भी भूलना मत। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू करा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो है ना वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है नहीं आता है तो दिमाग कितना भी लगा लोगे नहीं ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से, हाँ, तो क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, कब लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को, 23 मई 1973 को, 12 सितंबर 1973 या फिर 25 दिसंबर 1973। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ऑन 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर शोड फॉर द फन एक्टिविटी, हम सब ने ये प्लेस घूमी हुई है। ठीक है, सबसे पहला है जू, नेशनल पार्क, रॉक शेल्टर्स या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, रॉक शेल्टर या फिर कोई भी विकल्प नहीं है।
वह स्थान है जहां जानवरों को मजेदार गतिविधियों के लिए दिखाया जा रहा है, मतलब मजा आएगा देखने से, ठीक है, डरोगे नहीं, मजा आएगा। तो हमें पता है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, रॉक शेल्टर नहीं है, और कोई विकल्प में से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर है जू। हम सब ने चिड़ियाघर को घूमने गए हैं, हम सब ने मजे लिए हैं जानवरों को देखकर, है ना। तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं फौना की। जीव जंतु इंगित करते हैं। फौना किसको इंडिकेट करता है? तो बच्चों स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने क्या दो टॉपिक्स पढ़े थे, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? फौना से रिलेटेड पूछा गया है। फौना किसको इंडिकेट करता है? एनिमल्स है, प्लांट्स है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस, जानवर है, पौधे हैं, पौधों और जानवर दोनों, या फिर कोई भी विकल्प नहीं है। तो बच्चों हमें पता है फ्लोरा, मैंने आपको बताया था फ्लोरा मतलब फूल, फ्लोरा से आप फूल को याद रख सकते हो, ठीक है। फूल मतलब पेड़ पौधे, है ना। फ्लोरा जो है वो फूलों को, पेड़ पौधों को रिप्रेजेंट करता है, और जो फौना है वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जानवरों को। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा जानवर, दैट इज ए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द ग्रोइंग मोर ऑफ प्लांट्स इन अ बैरन लैंड, क्या क्वेश्चन है? बंजर भूमि में अधिक पौधे लगाने को क्या कहा जा रहा है? डिफोरेस्टेशन क्या है? वनों की कटाई। रिफोरेस्टेशन क्या है? एक बार लैंड को क्लियर करा गया और फिर से प्लांट्स लगाए गए उनको रिस्टोर करने के लिए, मतलब फिर से फॉरेस्ट बनाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये सुन लो, बंजर भूमि है जिसको हम अधिक पौधे लगाने, बंजर भूमि में अधिक पौधे लगा दिए जब हमने, तो उस वाले प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? द ग्रोइंग ऑफ मोर ऑफ प्लांट्स इन द बैरन लैंड इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस, वनीकरण, वनों की कटाई, या फिर पुनः वनीकरण, या फिर कोई भी विकल्प नहीं है। तो अभी मैंने आपको इन दोनों का बिल्कुल ही डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि वनों की कटाई और पुनः वर्णीकरण क्या है। बैरन लैंड में, बंजर भूमि में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसको अफॉरेस्टेशन कहा जाता है, मतलब वनीकरण कहा जाता है। ये तीनों चीजें ध्यान से याद रख लेना, अफॉरेस्टेशन, ठीक है, दूसरा है हमारा डिफोरेस्टेशन, उसे तो याद ही रखोगे, तीसरा है हमारा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये तीनों जो है दिखते सेम है लेकिन है डिफरेंट, ठीक है, तो याद रखना है हमें से। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस बाय, अब वनों की कटाई किसके द्वारा हो रही है? ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मेजर कॉज पूछा जा रहा है बच्चों। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ओनली बाय नेचुरल रिसोर्सेज, मानवीय गतिविधियां और केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, मानव गतिविधियों द्वारा, केवल प्राकृतिक संसाधन द्वारा, या फिर कोई भी विकल्प नहीं है। या तो ह्यूमन एक्टिविटी है, या फिर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है, या फिर दोनों है, या फिर कोई भी नहीं है। सिंपल सी बात है, डिफोरेस्टेशन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन कर रहे हैं, है ना, हम ही तो काट रहे हैं वनों को। तो ह्यूमन तो जरूर आएगा, ह्यूमन एक्टिविटी तो जरूर आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हेल्प करवा रहे हैं डिफोरेस्टेशन करवाने के लिए, तो वो दोनों ही कंडीशंस नेसेसरी हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से, डिफोरेस्टेशन को करने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मानवीय गतिविधियों और केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ओनली बाय नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। A place and environment where an organism lives is, पर्यावरण में वह स्थान जहां एक जीव रहता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। हैबिटेट, होम, रिजॉर्ट, रिजर्वियर, निवास स्थान, घर, रिजॉर्ट, या फिर जलाशय, कहां पर रहेगा कोई भी जीव? बताओ फटाफट से। एक प्लेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, क्या बोलते हैं हम उसको? उसका पर्सनल क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट से। हैबिटेट बोलते हैं, बिल्कुल सही। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? जहां पर कोई भी इन्वायरमेंट का जीव रह रहा है उसको, उसका क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है, दैट इज निवास स्थान, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन केपेबल ऑफ, प्रजाति जनसंख्या का एक समूह है जो कि निम्नलिखित करने में सक्षम है। स्पीशीज के बारे में हमने काफी डिस्कशन करा था जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। अभी हम थोड़ी सी चीजें और जानते हैं स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है, हम सबको मालूम है। अब वो स्पीशीज है क्यों, मतलब उसका नाम स्पीशीज क्यों रखा गया? अगर मैं और कोई भी दूसरा इंसान, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी ए बी सी लोग हैं, ठीक है, या फिर डी भी हैं, 4 लोग हैं, इनको मैं एक स्पीशीज में कंसिडर करती हूँ कि ये एक स्पीशीज का हिस्सा है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये एक ही प्रजाति में आ रहे हैं? ए बी सी डी जो है
4 लोग एक ही प्रजाति का हिस्सा है, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ना, आपस में बात कर सकते होंगे, हो सकता है अपनी बात को समझा सकते हो एक-दूसरे को, ऐसा होगा। कोई तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ना, वो फीचर जानते हैं। अंतर मिलन कर सकते हैं, अंतर भोजन कर सकते हैं, अंतर संचार कर सकते हैं या फिर अंतर प्रजनन कर सकते हैं। इंटर मीटिंग, इंटर फीडिंग, इंटर कम्युनिकेशन या फिर इंटर ब्रीडिंग। तो बच्चों आपको याद रखना है, अगर एक ही प्रजाति के लोग हैं तो वो आपस में अंतर प्रजनन करने के लिए कैपेबल हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं प्रजनन प्रक्रिया कर कर। इस बात को याद रखना है। इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं, वो आपस में ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको बोलेंगे कि वो एक स्पीशीज का हिस्सा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वाइल्ड लाइफ इज डिप्लीटिंग ड्यू टू, जो हमारा वन्य जीवों का ह्रास किसके कारण हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ कैसे डिप्लीट हो रहा है? सॉइल इरोजन, हंटिंग एंड पोचिंग, लॉस ऑफ सनलाइट, लॉस ऑफ मिनरल्स। मृदा अपरदन के लिए, शिकार और अवैध शिकार की वजह से, सूर्य के प्रकाश का नुकसान या फिर खनिजों का नुकसान। मतलब वाइल्ड लाइफ है ना, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है बच्चों, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब वो किस वजह से खतरे में है? सिंपल है, सॉइल इरोजन तो कोई रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। लॉस ऑफ सनलाइट भी नहीं हो सकता, ना लॉस ऑफ मिनरल्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नहीं आता आंसर, मुझे तो नहीं आता था इसका आंसर, लेकिन मुझे ये पता था कि ये 3 नहीं हो सकते। सिंपल है, एक तो जरूरी होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंग एंड पोचिंग, मतलब शिकार और अवैध शिकार की वजह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नेशनल पार्क्स आर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जान ली, कहाँ क्या प्रोटेक्ट होते हैं, उसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की, डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ठीक है, रिजर्व्स विच आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ऐसे रिजर्व जो पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्याप्त बड़े और विविध हैं। दूसरा है प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अब ऐसे स्थान जहां पर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के बजाय कृत्रिम सेटिंग्स में संरक्षित किया जा रहा है। एनिमल्स को तो हम कर ही नहीं सकते ना, नेचुरल उसमें राष्ट्रीय उद्यान में तो बी तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सम एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे जंगली जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है। नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अरे जानवरों को कहाँ संरक्षित कर रहे हैं, हमें पता है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहे हैं, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ा डिफरेंस है, नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करो। नेशनल पार्क, पार्क में जब आप खेलने भी जाते हो, यहाँ ये तो नेशनल पार्क है, नॉर्मल अपने जो सोसाइटी के बाहर वाला पार्क है उसमें खेलने जाते हो, गिलहरी मिलती है, मिलती है ना, स्क्विरल सबको मिलता है। आप लोग होते हो, ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर चीज को, पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज को नहीं, सिर्फ एनिमल्स को कर लिया या फिर सिर्फ प्लांट्स को कर लिया या फिर मैं सिर्फ ह्यूमंस को करूंगा, ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क में बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रजातियां भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। तो नेशनल पार्क पूरे एक इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी स्पेसिफिक स्पीशीज को। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित कर रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर। डिफरेंस याद रखिएगा, आसान है लेकिन भूल सकते हो, इसलिए याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। The act of bringing a species back to the brink of extinction, मतलब क्या कर रहे हैं हम, किसी प्रजाति को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के कार्य को कहा जा रहा है। एक्सटेंट होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, उसको वापस लिया, रिवर्स कर दिया इफेक्ट, क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन, पोचिंग, कंजर्वेशन या फिर एक्सटिंक्शन, विकास, संरक्षण, अवैध शिकार या फिर विलुप्त होना। मतलब कोई चीज है जो खराब होने वाली है, मतलब क्या होने वाला है, एक्सटेंट होने वाली है। यहाँ पर लिखा है एक्सटेंट हुई नहीं है, होने वाली है, लेकिन हम उसको रिवर्स कर दिए, अब एक्सटेंट नहीं होगी, हमने क्या कर लिया, उसको कंजर्व कर लिया। सिंपल सा आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन, दैट इज संरक्षण। इस पूरे चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, पौधों और जानवरों का संरक्षण ही तो कर रहे हैं बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। Which of the following is not a threat to biodiversity? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? अभी तक खतरों की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे खतरा नहीं, कौन सा है?
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। आवास का विनाश कर दो, विदेश प्रजातियों का परिचय करवा दो, स्थायी कटाई या फिर जलवायु का परिवर्तन। तो बच्चों हमको पता है बायोडायवर्सिटी क्या है। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है, फटाफट से बता दो। बायोडायवर्सिटी का मतलब है जो हमारी लिविंग डाइवर्सिटी है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, वो बायोडाइवर्सिटी में है। उनका रिलेशनशिप किसके साथ, एनवायरनमेंट के संग, पर्यावरण के संग। ठीक है, अब वो किस वजह से, कौन सा ऐसा है जो खतरा नहीं बनेगा। सबसे पहले आवास का विनाश अगर मैं कर दूंगी तो बनेगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। विदेश प्रजातियां मैं ले आऊं तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जलवायु का परिवर्तन जरूर होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है कि स्थायी कटाई अगर हम करेंगे या फिर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग अगर मैं कर रही हूं बच्चों, तो वही एक ऐसा रीजन है जो कि हमारे बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर मैं उनका हैबिटेट छीन लूंगी तो भी अफेक्ट करेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज को ले आऊंगी तभी भी करेगा, एंड क्लाइमेट चेंज भी करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज नोन एज। जानवरों के शरीर के अंगों के लिए उनका अवैध शिकार करना क्या कहलाता है? इको टूरिज्म, रिफॉरेस्टेशन, पोचिंग या फिर एग्रीकल्चर। बच्चों आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी ना, बैग्स बनते हैं, बहुत सारे लेदर के बैग्स बनते हैं, किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की स्किन से, है ना, लेदर बैग्स बन रहे हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के बैग्स बन रहे हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं? एनिमल्स की स्किन की वजह से। तो उनको क्या बोला जाता है? हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द एनिमल स्किन, उनको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो बच्चों उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोचिंग, दैट इज अवैध शिकार करना। मतलब वो शिकार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस नहीं है, अवैध है, वैध नहीं है, अवैध है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। Which of the following is the primary objective of the Project Tiger? प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, हमने पढ़ लिया बच्चों, 1 अप्रैल को 1973 में, है ना। अब ये बता दो प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्यों हमने लॉन्च किया प्रोजेक्ट? हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई हमारा एजेंडा होता है, कोई उद्देश्य होता है, वो क्या था? टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की आबादी को बढ़ाना, बाघ अभयारण्य में जानवरों को सभी प्रजातियों में रक्षा करना, बाघों के ट्रॉफी शिकार को प्रोत्साहित करना, बाघों के आवासों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। ठीक है, टू एनकरेज ट्रॉफी हंटिंग ऑफ द टाइगर्स, टू प्रोटेक्ट ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड द टाइगर रिजर्व, टू कन्वर्ट टाइगर हैबिटेट्स इनटू एग्रीकल्चर लैंड। तो हमें पता है बच्चों कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बेसिकली बंगाल के टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहते थे, इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। The term migration in animals refers to, जानवरों में पलायन शब्द का अर्थ क्या है? माइग्रेशन का क्या मतलब है? माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, मतलब क्या है? The process of hibernating during the winter, the seasonal movement from the one region from the other to the food or the breeding, मतलब भोजन या फिर प्रजनन के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, में मौसम की आवाजाही की वजह से, आवाजाही की वजह से। सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन करना, एक नए आवास में स्थायी रूप से बस जाना, शिकार की तलाश में जानवरों की दैनिक आवाजाही। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इन सर्च ऑफ प्रे मतलब डेली मूवमेंट कर रहे हैं तो वो अपने एरिया में भी कर सकते हैं। हाइबरनेशन कौन सा हो गया? सिर्फ विंटर्स में होता है हाइबरनेशन। लेकिन अगर वो भोजन या फिर प्रजनन के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइग्रेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन सिर्फ ठंडों में होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो हमारा पलायन शब्द है वो किसके लिए है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, किस चीज के लिए? खाने के लिए और प्रजनन करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। What does the term flora refers to? सिंपल फौना पता चल गया था, फ्लोरा भी उसी टाइम पे बता दिया था मैम ने कि फ्लोरा वनस्पति क्या होती है बच्चों? पेड़ और पौधे। तो ऑल द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया को क्या बोल रहे हैं हम? फ्लोरा बोल रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्र के सभी पौधों को क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। पर्टिकुलर एनिमल्स को क्या बोलेंगे? फौना बोलेंगे। इस बात को याद रखना। अब एनिमल्स और प्लांट दोनों है तो फ्लोरा एंड फौना, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन? मरुस्थलीकरण का प्राथमिक कारण क्या है?
व्हाट इज द प्राइमरी कॉज, क्या है डेजर्टिफिकेशन, क्या होता है सबसे पहली बात तो, मतलब प्लांट्स एक जगह लगे हुए थे किसी फॉरेस्ट में, कटाई वटाई करके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को करके डेजर्ट बना दिया गया लैंड को, मतलब मरुस्थलीकरण कर दिया, ठीक है। अब क्या रीजन क्या होगा, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या वनीकरण की वजह से हुआ है, पुनः वनीकरण की वजह से, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और खराब कृषि पद्धतियां, स्थायी वन प्रबंधन। क्या होगा इसका आंसर, डेजर्ट बन गया है, मतलब बैरन लैंड जिसमें बिल्कुल भी सॉइल बेकार हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है, फर्टाइल नहीं है हमारी सॉइल, डिफरेंट टाइप की वाटर स्कैर्सिटी हो रखी है, ठीक है, पानी की कमी है। क्या होगा इसका आंसर, डेजर्ट बन चुका है हमारा एक लैंड। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर होगा ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि इन तीनों की वजह से क्या होगा, एक अच्छा लैंड, एक खिलखिलाता हुआ लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द चिपको मूवमेंट वाज अ फेमस कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट, चिपको आंदोलन हमने सुना होगा, ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देखी होंगी, किसके लिए करा गया था, किसकी रक्षा करने के लिए, किससे चिपके थे लोग, ये एक पेड़ है, उससे यहाँ पर लोगों ने उनको हग कर लिया था, है ना, पेड़ों को चिपक गए थे, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, चिपको मूवमेंट रखा गया। तो किसके कंजर्वेशन के लिए था बच्चों, वनों के कंजर्वेशन के लिए, मतलब फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए था। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय प्रजाति की विशेषता नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, है। इट इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बिल्कुल सही। इट इज फाउंड इन द वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इट्स सर्वाइवल इज डिफिकल्ट ड्यू टू हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही। मतलब सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ये फाउंड नहीं होता है, ये विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है, ये जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है। एंडेंजर्ड की बात कर रहे हैं, जो अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है लेकिन नंबर कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। Which of the following is an example of the endemic plant species mentioned in the chapter, जो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना एनसीईआरटी का, आप सबने पढ़ा है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, उसमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो एंडेमिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक पौधों की प्रजातियों का उदाहरण है जिसका उल्लेख चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में किया गया है, ये पूछ रही हूं मैं। क्लास 8 साइंस लिख दिया है मैंने, चैप्टर का नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण। तो कौन सा था बच्चों वो, साल एंड मैंगो, साल एंड वाइल्ड मैंगो, या फिर टीक, साल आम, साल और जंगली आम, या फिर सागौन। तो आपको याद होगा एक कौन सी एंडेमिक स्पीशीज थी बच्चों, साल और जंगली आम, साल एंड वाइल्ड मैंगो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक एनिमल स्पीशीज, प्लांट की बात कर ली, एंडेमिक का एनिमल स्पीशीज कौन सा था बच्चों जो मेंशन था चैप्टर में, टाइगर, वाइल्ड डॉग, बिजन, या फिर इंडियन जायंट स्क्विरल, बाघ, जंगली कुत्ता, बाइसन, या फिर भारतीय विशाल गिलहरी, या फिर शेर। अगर आपको याद है चैप्टर से रिलेटेड तो आपको पता होगा कि बिसन एंड द इंडियन जायंट स्क्विरल क्या थी, एंडेमिक स्पीशीज थी एनिमल्स की, जो चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। What is the seasonal movement of animals to a different habitat for the particular period of time is called, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एक विशेष अवधि के लिए जानवरों का एक अलग निवास स्थान पर मौसमी आंदोलन क्या कहलाता है, हाइबरनेशन, अडेप्टेशन, इवोल्यूशन, या फिर माइग्रेशन। हाइबरनेशन अनुकूलन, विकास, या फिर पलायन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ विंटर्स में होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, हाइबरनेशन है क्या मतलब है कि वो चले जाते हैं एक पॉइंट ऑफ अंदर चले जाते हैं और ठंड तक अंदर ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, हाइबरनेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज पलायन, माइग्रेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं बच्चों। What is the process of converting a fertile land into desert? अब फर्टाइल लैंड था, एकदम अच्छी खिलखिलाती सी जमीन थी, डेजर्ट बन गई। उपजाऊ भूमि को रेगिस्तान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
फॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, रिफॉरेस्टेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन। वनीकरण, मरुस्थलीकरण, पुनर्वनीकरण या फिर वनों की कटाई। वनीकरण नहीं है, पुनर्वनीकरण नहीं है, वनों की कटाई नहीं है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंस जानते हैं। डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सा आंसर है डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Why is the preservation of biodiversity important? It increases the number of tourist spot. जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? ये पर्यटन स्थलों की संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ये खेती के लिए अधिक भूमि को साफ करने की अनुमति देता है, इसका पर्यावरण पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पूछा गया है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? तो हमको पता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक बार फिर समझते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उनका रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ, ठीक है, वायुमंडल के साथ। ठीक है, तो उनको क्या, वो क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक बैलेंस बनाएगा हमारे पूरे वातावरण में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों, जो हमारे इन्वायरमेंट का नेचर बनाए रखते हैं। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ह्यूमन कॉज्ड रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता के नुकसान का एक प्राथमिक मानव जनित कारण क्या है? मानव की वजह से क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है वैसे तो, अफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, रिफॉरेस्टेशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वनीकरण, प्रदूषण, पुनर्वनीकरण या फिर स्थायी विकास बच्चों। तो ह्यूमन कॉज एक्टिविटी जो है, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन भी ह्यूमन कॉज एक्टिविटी है, बट उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं होता, क्योंकि अफॉरेस्टेशन में भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं, है ना, वनीकरण में क्या कर रहे हैं हम? प्लांट्स लगाते हैं, जो बैरन लैंड्स हो जाते हैं उनमें। रिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं? जो रीस्टॉक करते हैं हम प्लांट्स का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब स्थायी विकास कर रहे हैं, तो कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई? तो एक ही कारण से हुई, जो कि है प्रदूषण, मतलब पॉल्यूशन को फैलाना, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन ने करा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे आपके चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वीडियो लेक्चर के थ्रू तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 35 कर लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर से कर लिए, लेकिन अगर मान लो आपको बुक के थ्रू करना चाहते हो, आपने लिया कि मैम बुक होनी चाहिए और ज्यादा क्वेश्चंस मेरा मन है करने का, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है मेरे पास, जो कि है हमारी वेदा एकेडमी की प्रिपरेशन कंबाइंड बुक। अब 6 क्लास वालों के लिए भी है, जो भी बच्चे 5th क्लास में है, 6th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वाली बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी कर सकते हो, साथ ही साथ कस्टमर केयर पर कॉल कर भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब जो बच्चे किस में पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लास 8th या 7th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास 9th की बुक हमारे पास अवेलेबल है, जाओ और ऑर्डर कर लो। फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी कर लो, क्योंकि जो स्टॉक है ना, वो बहुत ही लिमिटेड रह गया है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे जाग गए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि जेएनवी का फॉर्म आ चुका है ना। जेएनवी का फॉर्म जब आता है ना, तो लाखों बच्चे जो है वो दिमाग में ये भर के बैठे रहते हैं, अब जब फॉर्म आया ना, अब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए बेसिकली हम लेकर आ गए हैं बच्चों लक्ष्य बैच। क्या लक्ष्य है आपका? जेएनवी में एक्सेल करना, और हमारा यही लक्ष्य है कि आप जेएनवी में एक्सेल करो। ये बैच जो है वो कक्षा 7 में और कक्षा 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, जो 9th की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। साथ ही जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही एक छोटा सा प्राइस हमने रखा है, जो कि है 5499। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस पेपर, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और डिफरेंट वेराइटी ऑफ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए लक्ष्य बैच को, और वेदा एकेडमी का एप्लीकेशन आपको फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो एनरोल्ड हो या फिर नॉन एनरोल्ड हो। तो फ्री की चीज मैं तो कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ना छोड़ो, अपना बेनिफिट देखो और वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।